गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है जो है हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको हम पूरा कवर करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ और इन नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से इन्हें डाउनलोड करके अपने रिवीजन कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है। उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम जब कभी भी फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, उनको जब हम मेजर करते हैं तो हम उनके उनके एक पीछे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के पीछे हमें कुछ लगाना पड़ता है जिसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे हम टाइम के पीछे कुछ सेकंड लगाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे टाइम 1 है टाइम 2 है, ऐसे हम बोलेंगे टाइम 2 सेकंड है 2 सेकंड है 1 सेकंड है, ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी कि यूनिट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, इसलिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं और इनको हम लास्ट में मेजरमेंट का देखेंगे, इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनमें जो एरर्स आते हैं एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशनल फार्मूलास देखेंगे हम और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हम इसमें देख लेंगे। देख लेते हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है और डिराइव्ड यूनिट्स होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो और क्वांटिटीज़ की इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि वो किसी और क्वांटिटी पर निर्भर नहीं होती हैं। बेसिकली इनको हम एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ 7 यूनिट्स हैं, ये सभी सातों एसआई यूनिट हैं, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, मास की होती है ग्राम, टाइम की होती है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, टेम्परेचर की होती है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला। ये सभी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब कि जो ऐसी चीज़ जो पूरे इंटरनेशनली वैलिड हो, हर जगह पे वैलिड हो, सभी उसे अच्छे से समझ पाएँ, वो होती है हमारी ऐसा यूनिट। ये सभी हमारी ऐसे यूनिट्स हैं और ये एक तरह से फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं ये सातों के सातों, मतलब कि बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक जो हमारी यूनिट्स हैं वो ये हैं। अब इनसे कुछ हमारे हमने जो निकाल ली यूनिट्स वो होगी हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इसमें है, देखिए डिस्टेंस को लेंथ से लिया गया है इसका ऐसे यूनिट, और टाइम जो है टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। मतलब कि ये दोनों चीज़ें जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी का एक पार्ट है, मतलब कि जो डिराइव्ड यूनिट है ये डिपेंडेंट है फंडामेंटल पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिराइव्ड यूनिट हो गई। स्पीड हो गया, वेलोसिटी होगी, पावर, एक्सेलरेशन, प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे 3 सिस्टम जो होते हैं यूनिट्स के, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उनमें क्या होता है। देखिए पहला सिस्टम होता है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस और तीसरा है एफपीएस। एफपीएस को ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते आजकल, एमकेएस और सीजीएस ही चलते हैं आजकल हमारा। एमकेएस क्या होता है, एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस होता है फुट पाउंड सेटिंग। जो फुट पाउंड सेकंड है ये बेसिकली ब्रिटेन की जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ब्रिटेन में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता। ये अब हमारे पास 2 ही सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस और सीजीएस, इनको आप याद रख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट, मतलब कि एंगल्स की जो यूनिट होती है वो पे देख लेते हैं। एक देखिए 2 टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हम सभी ने पढ़ा है, कोई भी सर्कल हो गया, सर्कल में एक जो हमारा सेक्टर है, सेक्टर के बीच में एक एंगल बनाता है, वो हो गया हमारा प्लेन एंगल। और एक तरफ हमारे फॉर एग्जांपल आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज जब वो बेचता है वो उसका कीपर, तो वो क्या करेगा, वो उसको बीच में से काट के ऐसे रख लेगा ताकि वो जो है उनको टेस्ट करा सके, देखो ये मीठा है खाने में, ऐसे इस तरीके से बोलता है वो। मतलब कि इस तरीके से वो जो है वो इस तरीके से काट के रख देता है तरबूज को, और इस दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल सॉलिड होता है, ये प्लेन नहीं होता, ये 3 डायमेंशनल होता है। और जो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट है वो है रेडियंस, और सॉलिड एंगल की है स्टेडियन। इसको हम एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेन एंगल की यूनिट्स को हम आरईडी रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन, देखिए रेडियन क्या होती है, रेडियन भी एक सिस्टम ऑफ मतलब कि एंगल जो होता है ना, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब हम एंगल्स को रेडियंस में मेजर करेंगे। अब हम चलते हैं डायमेंशंस पे। देखिए डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस नाम से पता लगता है। डायमेंशन देखिए जब कभी भी हम ऐसे बोलते हैं कि स्क्वायर की डायमेंशन बताओ, मतलब कि उसकी लेंथ बताओ, और उसकी जब हम बोलते हैं क्यूबॉइड की डायमेंशन बताओ, उसका मतलब क्या हुआ, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताओ, वो होती है उसकी डायमेंशंस। इसी तरीके से हम इसमें यूज़ करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें ना एक यूनिट से लेकर दूसरी यूनिट में कन्वर्ट होने का था, जो हमारा सिस्टम था उसको हम बोलते थे डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज टू गेट यूनिट ऑफ डिराइव्ड यूनिट। देखिए इसमें यहाँ पे इसका अलग मतलब बन चुका है। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनसे जब हम डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं तो फंडामेंटल यूनिट को हम किसी पावर पे रेज कर देते हैं, जिसको एक डिराइव्ड यूनिट बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं
डायमेंशन। जैसे स्पीड है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ने हम एम मीटर से रिप्रेजेंट किया और टाइम को हम टी से एम बाय एम रेज टू पावर वन और अपॉन में टी रेज टू पावर वन, ये हो गया हमारा एम रेज टू पावर वन मल्टीप्लाई बाई टी रेज टू पावर माइनस वन, ऊपर जाके टी की पावर माइनस हो गई। तो ये एम रेज टू पावर वन और टी रेज टू पावर माइनस वन जो है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। देखिए ये जो हमारा एम और एल है ये दोनों फंडामेंटल है और इनको हमने रेज कर दिया है एक पावर पे। इसलिए यहाँ पे जब कभी भी हम फंडामेंटल यूनिट्स को एक पावर पे रेज कर देंगे डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा डायमेंशंस। वैसे ही हम एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, v माइनस यू। ऊपर जब हम ऊपर मतलब क्या है वेलोसिटी, हम वेलोसिटी से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो वेलोसिटी आएगी। और वेलोसिटी की हमने ऊपर डायमेंशनल फॉर्मूला देखा है, वेलोसिटी का था स्पीड का एम रेज टू पावर वन टी रेज टू पावर माइनस वन, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया एम रेज टू पावर वन टी रेज टू पावर माइनस वन। और नीचे क्या गया, नीचे था v माइनस यू अपॉन टी, नीचे हमारा t रेज टू पावर वन, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का m रेज टू पावर वन t रेज टू पावर माइनस टू। ये थे हमारे कुछ डायमेंशंस का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं कि इनको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए यूजेस ऑफ डायमेंशंस हम देख लेते हैं। देखिए जब कभी भी हम दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन क्या चाहिए होता है, उनकी जो दोनों के डायमेंशंस है उनके सेम होने चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 सेकंड को और 2 मीटर को एक साथ ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। हम 2 सेकंड को 3 सेकंड के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकंड को 3 मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी जाके हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये। और ये एक और चीज़ करती है कि वैलिडिटी चेक करती है इक्वेशन की। मतलब कि वैलिडिटी कैसे, कि दोनों साइड जब इक्वेशन की, फॉर एग्जांपल हमने कोई इक्वेशन दे दी, इक्वेशन को हमें देखना है कि इक्वेशन सही है या नहीं है, वैलिड है या इनवैलिड है, तो हम दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे। जैसे हमने इस तरफ निकाला तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमें पता लग जाएगा। अगर दोनों तरफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आया तो हम समझ जाएंगे कि इक्वेशन वैलिड है, नहीं तो कि इनवैलिड है। और ये नई इक्वेशन बनाने में भी काफ़ी काम आता है। जब कभी भी हम डिराइव्ड नई इक्वेशन बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डायमेंशंस का। जैसे हमने ऊपर देखा, हमने स्पीड जो है, स्पीड एक नई डिराइव्ड यूनिट निकाल ली और इसको हमने डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दिया। ये थे इसके कुछ 3-4 यूजेज। अब हम देख लेते हैं फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा देते हैं हम। देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसलिए हम इसको एक तरह से लिख देंगे, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमने ऊपर लिख दिया एम इन, और जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का क्या था, देखिए ऊपर हमने देखा एक्सेलरेशन का था एम रेज टू पावर वन टी रेज टू पावर माइनस टू, ये हमने देखा इसका। इसलिए हमने ऊपर लिख दिया एम और उसके बाद हमने ए लिखा और यहाँ पे एल अपॉन टी रेज टू पावर टू हमने लिख दिया। जो हमने ऊपर देखिए, ऊपर हमने क्या लिखा था, यहाँ पे एम है, यहाँ पे मैं गलती से लिख दिया था एम नहीं आएगा, यहाँ पे एल आएगा। देखिए मैंने इसको इसी सोच लिख दिया था कि यहाँ पे मीटर है, लेकिन यहाँ पे एल की लेंथ आएगा। इसलिए ऊपर जो एम जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं मास को, लेकिन ऊपर एल आना था, इसको आप एक बार इग्नोर कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे हमने एल लिखा है, एल अपॉन टी स्क्वायर। एल नीचे है, एक बार फिर से एरिया एल स्क्वायर में मेजर करते हैं और ऊपर एल है, इसलिए ऊपर बन गया एल रेज टू पावर माइनस वन और टी रेज टू पावर माइनस टू। तो ये हमारा बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का। अब हम देख लेते हैं वर्क का। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एल बाई टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा एल यानी कि लेंथ में, तो इंटू एल कर दिया हमने इसको, तो ये आ गया इसका एम रेज टू पावर वन टी स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर माइनस टू। ये आ गया हमारा वर्क का। अब हम देख लेते हैं पावर का क्या होता है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमने ऊपर देखा था, ये लिख देंगे और नीचे लिख देंगे टी वन, और ऊपर हम देखते हैं कि m1l2t-3 आ गया हमारा आंसर इसका पावर का। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का केमिस्ट्री में भी काफ़ी रोल है। केमिस्ट्री का एक्चुअली लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि ऐसे कुछ मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं किसी वर्ड में, उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए 4.354 है, इसमें ऐसे कुछ मीनिंगफुल डिजिट्स होंगे जिनकी मदद से हम राउंड ऑफ वगैरह कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसका पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें 4.354 है, इसमें चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और अगला क्या है कि जब कभी भी दो नॉन जीरोज़ के बीच में जीरोज़ आएंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगी ही सारे, वो कहीं पे भी हो नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अब दूसरा है कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ जाएगी वो भी सारी सिग्निफिकेंट हो जाएगी।
अब हम देख लेते हैं कि जितनी भी जीरो होती हैं वो नॉन जीरो से पहले आती है, मतलब कि यहाँ पे 4 है, 4 नॉन जीरो है, 4 से पहले जितनी भी ये जीरो आ गई ये सारी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ एक रह जाएगा, वो है 4। ऊपर थे 4 क्योंकि ये इसके बीच में जो दो हमारी जीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होगी। और अगला क्या है, अगर है कि जो हमारी जो जीरोज़ होती है वो नॉन जीरोज़ के बाद जो हमारी जीरोज़ आती है, जैसे 2.300, ये सभी सिग्निफिकेंट होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी सिग्निफिकेंट होगी। देखिए जैसे हम 10 को लिखते हैं, 10 को लिखते हैं 10, क्या लिखते हैं हम 10 को लिखते हैं हम 10, या फिर जो जीरो है वो नॉन जीरो से पहले है, सॉरी नॉन जीरो के बाद में है, इसलिए जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1 लिखे, 1 को हम 01 भी लिख सकते हैं, और 01 क्या हुआ, ये देखिए 01 क्या आया, 0 आया हमारा नॉन जीरो से पहले, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी हमारे थर्ड रूल से। और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हम 303 लिखे, फॉर एग्जांपल हम 303 में तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि 303 में कोई दो राय नहीं है, इसमें जो बीच वाली जीरो है वो भी हमारी सिग्निफिकेंट होएगी। अपन देख लेते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उनके सिग्निफिकेंट का कैसे करते हैं। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं हमेशा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सब ऐड कर लेते हैं नॉर्मली, जैसे हम ऐड करते हैं, फिर लास्ट में जो हमारा आंसर आता है उसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे तीनों हमने ऊपर लिए थे एडिशन, तीनों का एडिशन किया था, तो उन तीनों में से हम देखें सबसे कम जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किसमें है। देखिए हमारा 2.3 है, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यानी कि तीनों में से सबसे कम हो गया, इसलिए यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया इसका, उस रिजल्ट में भी जो हमारे 8.431 है उसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, इसलिए ये जो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 8.431 को 8.4 में। यहाँ पे अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक है, अब हमारी ये जो वैलिड हो गई नंबर। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रोल होता है इसका। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हमने देखा कि 4.51 और 2.1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.1 में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये दो हमारे रूल्स थे। देखिए आप सबसे पहले तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो 4 रूल्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद याद कर लीजिएगा ये एडिशन में क्या होता है, एडिशन में होता है डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, इन एक ये याद कर लिए। और एक और चीज़ रहेगी कि राउंड ऑफ करना बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए 9.471 है, देखिए 9.47 को क्या लिख सकते हैं, 9.4 लिख सकते हैं। 4 के बाद देखिए अगर हमें इसको टिल 2 प्लेसेस हमें ऐसे टिल 2 प्लेसेस अगर हमें इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए 5 के बाद हम देखेंगे 5 के बाद क्या है। देखिए 5 के बाद यहाँ पे 2 है, 5 के बाद क्या है 2 है, और इस 2 से पहले 5 है, तो 5 जो है हमारा, जब कभी भी यहाँ पे 5 आ जाता है तो 9.52 50 से ये बड़ा है ना, 50 से छोटा है बड़ा है, 50 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 9.6 आ जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 9.5 को कैसे करेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि 9.471 को 9.4 लिख सकते हैं, और 9.52 को हम 9.6 लिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा बाहर होगा उस तरफ ज़्यादा आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कि 9.5 जो है हमारा 9.5 है, अगर यहाँ पे 5 आ जाए सिर्फ 5, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए 5 से पहले वाला देखेंगे, यहाँ पे 9.85 है, 9 से पहले वाला अगर इवन होगा तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 9.8 लिख देंगे। फिर उससे पहले वाला ओड होगा 9.35 होगा तो हम उसको एक नंबर बढ़ा देंगे, 9.3 की जगह 9.4 हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं ये हमारे जो एरर्स होते हैं, एरर्स का क्या रोल होता है और डिफरेंट टाइप के एरर्स क्या होते हैं। देखिए एरर्स क्या होता है, एरर मतलब कि नाम से पता लग रहा है कोई गड़बड़ हमने कर दी, कोई त्रुटि हमने कर दी किसी इक्वेशन को बनाने में या फिर किसी की मेजरमेंट करने में, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। मतलब कि हम कभी भी एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या कितनी सेकंड ली किसी ने, या फिर कितनी एग्जैक्टली रेजिस्टेंट है उसमें, मतलब कि पॉइंट के बाद हर एक अटैम्प्ट के बाद हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, कई बार तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मतलब कि हमें एरर के साथ डील करना आना चाहिए कि हम कैसे उनको सोल्व करें। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 3-4 वैल्यूज़ को ले लेते हैं एक साथ, जैसे कि हम पहले केस में हमारा 2.1 सेकंड आया किसी बॉल को थ्रो करने के पर, और दूसरी बार हमारा 2.2, तीसरी बार हमारा 1.9 है, तो हम इन सभी का कुछ करते हैं, वो हम देखेंगे आप क्या प्रोसेस हम करते हैं। देखिए सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर देख लेते हैं। रैंडम एरर क्या होता है, देखिए रैंडम एरर होता है कि कैसा भी कभी भी कैसा ही कोई भी एरर आ जाए, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि कोई उसमें सिस्टम नहीं होगा, कोई उसमें जो है कोई कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा एरर वो, कि वैसे ही हमने कुछ अगली बार कुछ आ गया कुछ आ गया, वो क्योंकि जो हमारे नॉर्मल एरर्स होते हैं उनको बोलते हैं रैंडम एरर्स। और अगला हम देख लेते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, मतलब कि किसी इंस्ट्रूमेंट की में गड़बड़ है, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट का जो मीटर स्केल है वो 1 मीटर नहीं है, वो 99 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे जो हमारी जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी वो हमेशा उससे कम आएगी, यानी कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से एरर हो रहा है, मतलब कि एरर भी सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। जब भी कोई
मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो जाए तो। अब हम देख लेते हैं एरर्स 3 टाइप के होते हैं एरर्स। देखिए एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। परसेंटेज को निकालने के लिए हमें रिलेटिव की जरूरत होनी चाहिए और रिलेटिव को निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट की जरूरत होनी चाहिए। बेसिकली सभी एरर्स को निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर की जरूरत होती है और शुरुआत करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर से। इसलिए देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसमें हम देखिए पहला स्टेप क्या होता है। देखिए पहला स्टेप होता है हमने देखिए फॉर एग्जांपल हमने 2 4 6 8 हमने नंबर्स ले लिए हैं। 2 4 6 8 हमने नंबर्स लिए। ये हमने किसी फॉर एग्जांपल किसी सेकंड ले लो, एक बार 2 सेकंड आया, एक बार 4 सेकंड आया, किसी चीज़ को मेजर करने, किसी का टाइम मेजर किया हमने, एक बार 2 सेकंड, एक बार 4 सेकंड, एक बार 6 सेकंड, एक बार 8 सेकंड आ गया हमारा। मतलब कि हर बार अलग अलग आया, कुछ एरर आया उसमें। तो उसका आप सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, मीन जो है तो होता है सभी को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 4 से, क्योंकि हमारा एवरेज हो जाएगा 5। पहला स्टेप था हमारा इनका एवरेज निकालने का। और दूसरा स्टेप हमारा एवरेज में से ये जो हमारे अकेले अकेले नंबर्स है इनको हम माइनस करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा x1, डेल्टा x2। फॉर एग्जांपल हम 2 को मान के चलिए x1, 4 को मान के चलिए x2, 6 को मान के चलिए x3 और 8 को x4। तो क्या होगा हमारा डेल्टा x1। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। जब हमने 5 और 5 हमारा एवरेज था, एवरेज में से हमने 2 को माइनस कर दिया यानी कि 5 माइनस 2 कर दिया, तब क्या होगा, तब 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 और 3 क्या आएगा, 3 आ जाएगा डेल्टा x1। 3 आ जाएगा डेल्टा x1। अगली बार हमने क्या किया, अगली बार हमने 5 माइनस 4 किया, अब आ गया 1। और लेकिन अगली बार हमने क्या किया, अगली बार हमने 5 माइनस 6 किया। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 6 था -1, लेकिन हम इसको -1 नहीं लिखेंगे, हम इसको +1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे एरर जो है मतलब कि गलती कितने नंबर की हुई है। देखिए आप अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो वैल्यू परफेक्ट वैल्यू हमारी 5 है वो लेकिन आपकी 6 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, आपके कितने नंबर की गलती हुई। मैं बोलूँगा 1 नंबर की गड़बड़ हो गई। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि -1 नंबर की गड़बड़ हो गई, मतलब कि इसलिए यहाँ पे इसका मोड होता है बेसिकली। मोड ले लिया, ये देखिए एवरेज की साइड में 2 लाइन्स है, इसका मतलब होता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि ये कोई वैल्यू जो है वो प्लस आए या माइनस आए वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यहाँ पे यानी कि 5 माइनस 6 होना था -1, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा सिर्फ 1। अगला है 5 माइनस 8, ये वैल्यू आनी थी इसकी -3, लेकिन हमने लिखा इसको 3। क्यों, क्योंकि एरर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और इन अब ये था हमारा दूसरा स्टेप। देखिए पहला स्टेप था हमारा जो हमने जो डाटा था, डाटा का हमने निकाला एवरेज, और दूसरा स्टेप था एवरेज में से एक एक को माइनस कर दिया। अब था जो हमारे गलतियाँ, यानी कि पहले नंबर में 3 की गलती थी, दूसरे में 1 की, और तीसरे में 1 की, और चौथे में 3 की। अब पहले वाले स्टेप में हमने डाटा का मीन निकाला था, अब तीसरे वाले स्टेप में हम एरर्स का मीन निकालेंगे। क्योंकि एरर का मीन निकाला हमने 3 + 1 + 1 + 3/4 किया, तो ये आ गया हमारा आंसर 2। और 2 हो जाता है हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव एरर्स इसमें सिर्फ एक स्टेप आगे है, 2। देखिए हमारा आ गया यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कैसे आया। सबसे पहले हमने मीन निकाला डाटा का, फिर मीन में से एक एक टर्म को माइनस किया, एक एक डाटा की टर्म को। और तीसरे स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एरर्स को मीन निकाल लिया। एरर्स का मीन कैसे निकाला, उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 के साथ, वो आ गया हमारा अब एब्सोल्यूट। अब हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला ना, उसको हम एवरेज नंबर से डिवाइड करेंगे। एवरेज क्या था ऊपर, देखिए एवरेज ऊपर पहला एवरेज था 5, इसलिए हम 2/5 जब करेंगे ना तो आ जाएगा हमारा 0.4, और ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। इसको रिलेटिव एरर क्यों कहते हैं, देखिए एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है परफेक्ट एरर, मतलब कि आप एग्जैक्टली हमें बता दो कि एग्जैक्टली कितने नंबर की गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो ये जाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है कि रिलेट करके बताओ कि हमें तुम एवरेज जो हमारी परफेक्ट एवरेज, देखिए एवरेज है ना, एवरेज को मैं बार बार परफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आई थी, इनमें से हमने एवरेज निकाली 5, और यही इसको हम परफेक्ट बोल रहे हैं। मतलब कि 2 ही हमारा बराबर होगा 5 के, और 8 भी बराबर होगा हमारा 5 के। मतलब कि मीन में यही होता है, मतलब कि एवरेज ले लिया हमने, सभी इसके बराबर माने जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए रिलेटिव एरर हमने ना जो एवरेज वैल्यू है ना उसके साथ एरर का जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है उससे हमने रिलेट कर दिया कि कितना फ़र्क आया यहाँ पे। तो 2/5 हमने कर दिया, तो यहाँ पे 0.4 आ गया। अब ये हो जाता हमारा रिलेटिव एरर। मतलब कि जो रिलेटिव एरर है ना, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर अपॉन द एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू हमारी क्या थी ऊपर के डाटा की, वो थी 5, और ऊपर था एरर, और ये आ जाता हमारा 0.4, ये हो जाता है रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर को सिंपली आपको 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जब कभी भी हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें हमेशा हम 100 से ज़रूर मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम 0.4 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 40%, मतलब कि इन नंबर्स में 40% गड़बड़ हुई है, ये कहना चाहता है ये। तो ये थे हमारे कुछ एरर्स, हमने तीनों टाइप के एरर पढ़ लिए हैं। हाँ चले गए, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे हमारे परसेंटेज एरर्स भी हो गए,
परसेंटेज एरर हो गया था हमारा 40%। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका और सबसे आखिरी टॉपिक भी है बेसिकली। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। अब तक जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल आसान आसान था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन में। मतलब कि हमारे पास दो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल दो वैल्यू है, एक वैल्यू आई हमारी 2 सेकेंड हम बोल सकते हैं उसको, और 2 सेकेंड में गड़बड़ हुई 0.5 की। मतलब कि हमें ये नहीं पता कि 2 सेकेंड से में, हमें सिर्फ ये पता है कि 2 सेकेंड में 0.5 की गड़बड़ हुई है। मतलब कि उसमें 0.5 ज़्यादा भी हो सकता है और 0.5 घट भी सकता है, मतलब कि कम भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 में से 0.5 गायब हो, यानी कि 1.5 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 में 0.5 ऐड हो रखा हो, 2.5 हो। मतलब कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितनी इसमें गड़बड़ है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 ± 0.5। ये जो हमारा प्लस माइनस लास्ट में होता है ना, ये होता है हमारा डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ पे आप देखिए 5 5 को 5 ± 0.1 है, इसको हमने ऐड करना है 2 ± 0.2 के साथ। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस माइनस का मतलब यही है कि 5 में 0.1 ऐड भी हो सकता है और 5 में से 0.1 घट भी सकता है, और 5 में से 0.1 घटने के बाद क्या वैल्यू आएगी 4.19, और 5 में 0.1 ऐड होने के बाद वैल्यू आएगी 5.1। मतलब कि इस डाटा में दो वैल्यूज़ है, एक है 4.9, एक है 5.1। ये कहना चाहता है सिंपली। और ये अगले वाले में क्या है, अगले वाले में यानी कि 0.2 बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी कि इसमें यहाँ पे दो वैल्यू आएगी 1.8 और 2.2। अब जब हम इन दोनों को ऐड करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने पहले एरर्स देखा था, एरर कैसे निकालते हैं। अब हमने 2-3 वैल्यूज ले ली, दोनों में एरर है, और जो हमारा नंबर आया वो हमें बताना है कि नंबर में कितना एरर होगा। देखिए सबसे पहले हम वैसे जैसे ये सिंपली इनको ऐड करते हैं वैसे हम इसको ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 हम देख लेते हैं, 5 + 2 होता है हमारा 7, और यहाँ पे ये प्लस माइनस का प्लस माइनस, और 0.1 को हम ऐड कर लेंगे 0.2 के साथ। यहाँ पे आ जाती है हमारी वैल्यू 0.3, और अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 7 ± 0.3। मतलब कि 7 में 0.3 ज़्यादा भी हो सकता है और 0.3 कम भी हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ एरर्स को ऐड करने का तरीका। देखिए ये जो हमारे एरर्स थे इनको हमने ऐड किया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 0.1 है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एरर। देखिए एरर जो होते हैं हमारे, एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। देखिए हमने ऊपर देखा था डेल्टा एवरेज निकाला हमने, ये हो जाएगा इसमें एरर, मतलब कि 2 में जो एरर आएगा वो हो जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ पे जो एरर है 5 में वो हो जाएगा 0.1। मतलब कि इसको हम डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या होता है, एरर, सिंपल। और दूसरा हमारा 5 क्या है, 5 है हमारा एवरेज एरर। मतलब कि एवरेज हमने कोई ले लिया है, एवरेज जैसे हमने ऊपर निकाला था, देखिए ऊपर हमने ये किया था एवरेज निकाला था इसका, ये हो जाता है हमारा 5। मतलब कि एवरेज जो हमारी वैल्यू आती है, जो हमने ऊपर डाटा लिया है, डाटा की जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाती है हमारी इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी डाटा की एवरेज वैल्यू, एवरेज 5 हो सकती है हमारी, और राइट हैंड साइड होती है हमारी 0.1। ये क्या होती है, ये होती है उसकी एरर वैल्यू, एरर वाली वैल्यू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, और डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्राइंगल से। देखिए इन दोनों को ऐड करने का सिंपल सा तरीका था। और एक और हम देख लेते हैं। देखिए जब हम ऐड करते हैं 5.5 ± 0.1, और इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखिए 5 को हमें माइनस कर देना है 2, मतलब कि 5 में से तो 2 माइनस होगा, 5 में से 2 हमने माइनस कर दिया, 3 आ गया। लेकिन 0.1 जो है, 0.1 में से 0.3 माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 0.1 में से 0.2 माइनस कर दिया, -0.1 आ गया, ऐसा नहीं होगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करते समय भी जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो हमेशा ऐड होती है सब्ट्रैक्ट करते समय भी, इसलिए हम 0.1 को 0.2 को माइनस करते समय भी इनको प्लस करेंगे। 0.1 को 2 पर प्लस किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.3, इसलिए हमारी जो वैल्यू आई वो है हमारी 3 ± 0.3। आप समझ गए, मतलब कि हमेशा ऐड होता है हमेशा एरर को, एरर हमेशा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे भी हमें ऐड करना है इसको। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब कि पहले हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है एरर्स को। इसमें देखिए फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड का मतलब हुआ कि जो एरर्स है उनकी जो एक फ्रैक्शन हमने निकाल ली और वो ऐड होगी। नाम से तो हमें कुछ पता लग रहा है कि कैसी फ्रैक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे निकालेंगे इनका फ्रैक्शनल एरर्स। देखिए यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। देखिए मतलब क्या हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी है, ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना है। ए हमारे पास वही है ऊपर वाला कि 5 ± 0.1, और बी है हमारा
2 प्लस माइनस 0.2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10 विदाउट एरर्स। मतलब कि 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 10 विदाउट एरर्स। अब हम देखते हैं एरर के साथ इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। एरर के साथ देखिए हम इसको सिंपली लिख देंगे 5 प्लस माइनस 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस माइनस 0.2 को, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा कि 10 था वो था विदाउट एरर्स, क्योंकि जो 10 था वो था हमारा विदाउट एरर, बिना एरर के निकाला हमने 10। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ऊपर है ये डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसका मतलब क्या देखिए, इसका मतलब डेल्टा ए जेड क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए मेरे को, डेल्टा जेड क्या होता है। डेल्टा जेड होता है एरर। जेड में जो एरर है उसको हम बोलते हैं डेल्टा जेड। मतलब कि जेड क्या है हमारा, जेड है ए इंटू बी। ए इंटू बी जो है ये है जेड। इसमें जो एरर आएगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा जेड से। और अपॉन जेड क्या है, जेड है हमारी मीन वैल्यू। जो जेड हमने जेड के आगे जो वैल्यू आएगी ना मीन वैल्यू, देखिए हमारे पास 5 और 2 है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये भी मीन वैल्यू है। और यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी एक मीन वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पे जो हमारे नीचे वैल्यू है वो है जेड की वैल्यू, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने की वैल्यू, वो जाएगी हमारे नीचे जेड। मतलब कि कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे नीचे हमारे मीन हो गया, ऊपर हो गया हमारा एरर। आप याद कर सकते हैं कुछ, एरर अपॉन मीन क्या होता है। एरर को जब हम मीन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। जब कभी भी हम एरर को मीन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है रिलेटिव एरर। हमने ऊपर देखा था एरर अपॉन मीन इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब है ए का रिलेटिव एरर। यहाँ पे डेल्टा ए हो गया इसका एरर, मतलब कि डेल्टा मतलब कि डिफरेंस, और मीन में से जब हम इसका एग्जैक्ट का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा एरर ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डेल्टा ए हो गया हमारा एरर, अपॉन में ए हो गया हमारा खुद उसकी मीन वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड में यहाँ पे रिलेटिव एरर ऑफ ए। कहने का मतलब यहाँ पे रिलेटिव एरर ऑफ जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस में रिलेटिव एरर ऑफ बी। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है, मतलब कि जेड फॉर एग्जांपल ए बी है तो ए का रिलेटिव एरर प्लस में बी का रिलेटिव एरर, ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा जेड का रिलेटिव एरर। बिल्कुल सिंपल सी बात है देखिए यहाँ पे। और रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें वो इतना लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होते हैं। हमारे पास जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है हमारा एरर, और और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है हमारा मीन, जो हमारी वैल्यू होती है वो। देखिए जब कभी भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसका प्रोसीजर समझ लिया कि कैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ गया विदाउट एरर्स। अब हम इन सभी का क्या निकालेंगे, अब इन सभी का निकालेंगे रिलेटिव एरर, और हम लास्ट में हम इक्वेशन लिख देंगे रिलेटिव एरर के साथ। देखिए 10 आया बिना रिलेटिव एरर के, 10 क्या आया, 10 आया हमारा बिना रिलेटिव एरर के। और हम नीचे हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो ट्राइंगल डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसका हम यूं का यूं फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा ए इसमें क्या देखिए आप, ये जो हमारा देख पा रहे हो ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रैकेट है, ये पूरा है ए, ये पूरा है ए, और यहाँ पे 0.1 है डेल्टा ए, और 5 है हमारा ए। यहाँ पे 0.2 है डेल्टा बी, और 2 है बी। और यहाँ पे जो हमारा जेड है हमारा 10। जेड क्या था 10, ऊपर हमने देखा था जेड इज इक्वल टू ए बी, और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। इसलिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई डेल्टा ए अपॉन ए, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आई 0.12, और 0.12 इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसलिए हम 0.12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा जेड की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे से हमारी डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई 1.2, मतलब कि डेल्टा जेड क्या हुआ, डेल्टा जेड हुआ जेड का रिलेटिव एरर। डेल्टा जेड क्या हुआ, जेड का रिलेटिव एरर। इसलिए यहाँ पे हमारा 10 प्लस माइनस 1.2 हो गया। मतलब कि 10 में जब हम एक ऐड करें 1.2 ऐड कर सकते हैं, और 10 में से हम 1.2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा इसका जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई थी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एरर्स होती है उनमें डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए डिवीजन हम इसमें देख लेते हैं, एरर्स एंड डिवीजन में भी सिर्फ यही रूल होता है, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख दिया हमने। ए अपॉन बी जो होता है ना उसमें भी यही होता है, ए का जो हमारी रिलेटिव एरर होगा प्लस में बी का रिलेटिव एरर होगा वो बराबर होगा जेड के रिलेटिव एरर के। ठीक है, अब अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ये पूरा रिलेटिव एरर नहीं है। देखिए जो हमारा डेल्टा जेड जो है, डेल्टा जेड है वो एब्सोल्यूट एरर है। ये मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, डेल्टा जेड जो है वो है एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया हमारा क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया हमारा रिलेटिव एरर। इसलिए यहाँ पे जो हमारी 1.2 जो वैल्यू आई ना, ये इसका रिलेटिव एरर नहीं है, ये इसका है एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे ये पूरा रिलेटिव एरर है डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 25 प्लस माइनस 1.2 यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एरर्स इन पावर, मतलब कि पावर में एरर को हम कैसे ऐड करेंगे। देखिए जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी है,
जेड क्या है, जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, जेड हमारे पास कुछ नहीं है। ए है हमारा, ए क्या है हमारा, ए है हमारा क्या था ऊपर, ए देखिए ए था हमारा 5 प्लस माइनस 0.1 और बी था हमारा 2 प्लस माइनस 0.2। इसलिए हम इन सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 5 और 2 है, ए था हमारा 5। सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं विदाउट एरर, मतलब कि बिना गलतियों के जेड की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब कि हमने गलतियों को ऐड नहीं किया, हमने नॉर्मली ऐड किया है। जैसे हम मल्टीप्लाई ऐड करते हैं ना, वैसे हमने नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। ए था हमारा 5, बी है हमारा 2, तो 5 स्क्वायर 2 हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर इसका विदाउट एरर का आ गया 50, मतलब कि हमारा 50 वैल्यू आ जाएगी विदाउट एरर। अब हम देख लेते हैं विद एरर, मतलब कि एरर के साथ कैसे उसकी वैल्यू आएगी। एरर के साथ इसकी वैल्यू आएगी, देखिए हमने देखा था इसका रिलेटिव एरर इज इक्वल टू उसका रिलेटिव एरर प्लस में उसका रिलेटिव एरर। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पावर जो है ना, ए की पावर 2 थी, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे अगर ए की पावर 3 होती ना, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए हो जाता। अगर यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। मतलब कि जो हमारी पावर होगी ना, वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब कि जो z में जो हमारा रिलेटिव एरर होगा ना, वो किसके बराबर होगा, उसकी पावर को कोफिशिएंट ले लेंगे और फिर सिंपल भैया हमारा मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर प्लस में उसके पावर का कोफिशिएंट ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय उसका रिलेटिव एरर। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला बन चुका है, नया फॉर्मूला बन गया कि एरर जो होते हैं हमारे ना, एरर पावर्स में होते हैं ना, उनको पावर को हम कोफिशिएंट ले लेते हैं और नॉर्मल हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो डेल्टा जेड है ना, डेल्टा जेड अपॉन जेड आ गया हमारे क्या वैल्यू 2 इंटू 0.1। हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी थी कि डेल्टा ए की वैल्यू डेल्टा बी की वैल्यू और बी की वैल्यू सबको पुट करने के बाद जो हमारा डेल्टा जेड आया वो आया हमारा क्या 7 कैसे आया, देखिए हमने यहाँ पे जो जेड था, जेड हमने निकाली था ऊपर 50, इन सभी की वैल्यू पुट करने के बाद 7 आ गया और यहाँ पे हमारा आंसर बन चुका है 50 था विदाउट एरर के। इनकी 50 हम लिख देंगे और प्लस माइनस 7, मतलब कि ये हो सकता है 50 प्लस 7 भी हो सकता है और 50 माइनस 7 भी हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है। यानी कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा 50 प्लस 7 यानी 57, 50 माइनस 7 यानी कि 43 और 57 के बीच में ये नंबर्स आएंगे इन सभी के। ये था हमारा कुछ एरर्स इन पावर्स में। अब हम देख लेते हैं कि परसेंटेज एरर हो क्या होगा। ये देखिए लास्ट पेज आ चुका है, लास्ट पेज। इसमें क्या होगा, देखिए एरर, जब एरर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। देखिए हमने देखा, देखिए क्या था, जेड का रिलेटिव एरर बराबर है ए का रिलेटिव एरर प्लस में बी का रिलेटिव एरर। इस बात को समझ पा रहे हो कि जेड का रिलेटिव एरर है ना, वो ए के रिलेटिव एरर के बराबर है और बी के रिलेटिव एरर के बराबर है। और यहाँ पे हमारा जेड क्या है, जेड है हमारा ए और बी का प्रोडक्ट, यानी कि ए इंटू बी है जेड हमारा, ठीक है। जब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि जो जेड का जो हमारा परसेंटेज एरर है ना, वो इनके बराबर होना चाहिए, ए का परसेंटेज एरर प्लस में बी का परसेंटेज एरर। वो कैसे आया, हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका होल को, ये डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी का होल को मल्टीप्लाई करने के साथ हमने इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक रूल है, ये ऐसे गलती नहीं होगी। हमने इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, तब हमें एक और नया फॉर्मूला आ गया। पहले हमारा फॉर्मूला था कि जेड का रिलेटिव एरर बराबर होगा ए का रिलेटिव एरर प्लस में बी का रिलेटिव एरर। अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया है कि रिलेटिव की जगह परसेंटेज लगाना है, मतलब कि जेड का परसेंटेज एरर बराबर होगा ए का परसेंटेज एरर प्लस में बी का परसेंटेज एरर, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे एरर्स होते हैं ना, उनमें हमने कुछ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो चेंज नहीं होगा। तो मतलब कि यहाँ पे हमने एक नया रूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए अब हम देख लेते हैं इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए एक और चीज़ है कि हमने देखा कि ऊपर इन दोनों के रिलेटिव एरर बराबर है और परसेंटेज एरर भी बराबर है, मतलब कि इन सभी के एब्सोल्यूट एरर भी बराबर होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको जब देखिए एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा डेल्टा जेड अपॉन जेड, एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड, और हमने इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा, हमने जब डेल्टा जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारा डेल्टा जेड, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमारा डेल्टा जेड बचेगा। और राइट हैंड साइड को जब हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है, वहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है। इसलिए इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर दोनों के बराबर है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर अभी भी इनके बराबर नहीं है। अगर एब्सोल्यूट एरर इनके बराबर होते ना, तो हमें ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक एब्सोल्यूट एरर लिया, बी का एब्सोल्यूट एरर हमें पता है, दोनों को ऐड कर दिया, जेड का आ गया। इतना लंबा प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं फिर हम। देखिए अब हम देख लेते हैं इनके एक कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत देर से कह रहा था न्यूमेरिकल अब आ रही है इनकी न्यूमेरिकल्स। देखिए इसमें कैसे होते हैं, जेड हो गया हमारा ए इंटू बी। अब हमें निकालना है कि ए में परसेंटेज एरर है 2%,
मतलब कि ए में जो एरर है ना वो 2% इसमें त्रुटि है और बी में त्रुटि है 3%। तो जेड में कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल है, जेड में हो जाएगी 2 + 3 5%। और अगर आपसे इनमें से कोई पूछे कि रिलेटिव एरर में कितना होगा, रिलेटिव एरर का इतना है, रिलेटिव एरर का इतना है, तो आप जेड का भी रिलेटिव एरर बता पाएंगे इन दोनों को ऐड करके। तो ये थे हमारे कि हम कैसे परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर हमेशा दोनों के बराबर होते हैं एरर्स में, लेकिन रिलेटिव एरर जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट एरर बराबर नहीं होते। ठीक है, अब इसका बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गया। लास्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है, देखिए z हमारा ए बी स्क्वायर, पिछले वाले में ए स्क्वायर बी था, इस बार है z इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये 2 नहीं, आपको 2 लग रहा होगा, यहाँ पे एक z है, देखिए z। ठीक है, तो हमारा z बराबर हो गया ए बी स्क्वायर, z बराबर है ए बी स्क्वायर की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन z का जो हमारा जो रिलेटिव एरर होगा वो बराबर होगा a का बस रिलेटिव एरर प्लस में b का रिलेटिव एरर, और 2 हमारा ऊपर जो पावर था वो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब कभी भी कोई पावर होती है ना वो नीचे जाके उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि अगर हम ये जो हमारा जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी अपॉन बी को डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका हमारी वैल्यू यही आएगी कि 2 × डेल्टा बी अपॉन बी। इसलिए जो हमारी पावर होती है ना वो इसकी कोफिशिएंट बन जाता है। कोफिशिएंट मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जब इन दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना, 10 से जो है हमारा क्या किया, दोनों तरफ 10 से हमने इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस में परसेंटेज एरर ऑफ बी। यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं थी, ऊपर वाली ए और बी की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे ए की वैल्यू ए ही थी, बी की वैल्यू बी ही थी। इसलिए यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूला डेरिवेशन यहाँ पे हो चुका है बेसिकली। यार इसमें आपको जिस भी जगह पे आपको ऐसा लगे ना कि प्रॉब्लम है ये हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में बिल्कुल फ्री हो, टाइम आप बता देना किस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आई उसको। ठीक है, और बस यही था आज के इस वीडियो में। अगला हम टारगेट करते हैं केमिस्ट्री का शायद चैप्टर, केमिस्ट्री या फिर मैथ का। आप बता देना कमेंट में अगला चैप्टर किस चीज़ का आना चाहिए, केमिस्ट्री का आना चाहिए, मैथ का आना चाहिए, फिजिक्स का आना चाहिए फिर से। तो बस आज के यही था इस वीडियो में, आसान सा चैप्टर था, एक छोटा सा। बस ये एरर जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है ना, ये बस ये ज़रूरी था कि मल्टीप्लाई करना, इनको डिवाइड करना, ऐड सब्ट्रैक्शन करना, ये बस ये ज़रूरी था, और उसमें कुछ नहीं था। और लल्लू चैप्टर बिल्कुल ये बस यार चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।